बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट नोटेशन से। इससे पहले हमने मल्टीपल डिटर्मिनेशन तक पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन तक। स्क्रिप्ट नोटेशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, यानी कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जब वो ज़्यादा हो जाएं और कोफिशिएंट रिग्रेशन जो कोफिशिएंट हैं वो ज़्यादा हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, जैसे हमारे पास होता था, पहले हमने पढ़ा था सिंपल रिग्रेशन के चैप्टर में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फिर हमने पैराबोलिक इक्वेशन भी पढ़ी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो इस तरह जब ये कोफिशिएंट, ये जो एक वेरिएबल्स के साथ है हमारे पास b c, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये जब बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट नोटेशन। जैसे कि अभी आपके सामने है, उसने तमाम वेरिएबल्स को, इवन के डिपेंडेंट वेरिएबल ये जो y है हमारे पास, इसको भी, इसकी जगह भी x का इस्तेमाल कर लिया और इंडिपेंडेंट की जगह भी x का इस्तेमाल किया है, और कोफिशिएंट्स को भी नाम बीटा का ही दिया है। यहाँ पे हमारे पास जो नोटेशन है वो, इधर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की रखी है x1 i, और पहला जब आप लिखते थे ना, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे y लिखते थे, यहाँ पे a लिखते थे, तो a की जगह उसने ये लिखा है 1.23, और फिर b की जगह उसने ये लिखा है 12.3। फिर एक और b इस्तेमाल किया, उसकी जगह लिखा है 13.2। इसको लिखने का तरीका कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे इस पे आ जाएं। यहाँ पे वो कहता है ये एस्टिमेटेड लाइन है ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 की एस्टिमेटेड लाइन है। तो ये कैसे बनी एस्टिमेटेड लाइन? इसका मतलब है कि x1 जो है वो डिपेंडेंट है x2 और x3 के ऊपर। सो इसको मैं लिखने का आपको तरीका बताती हूँ। इसको हम कैसे लिखते हैं, x1 कैप इज़ इक्वल्स टू हमारे पास b1.23। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो डॉट के बाद के जो इंडेक्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी इंडेक्स, सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट्स। और जो डॉट से पहले वाले होते हैं, जैसे ये 1 लिखा है, इसको कहते हैं प्राइमरी सबस्क्रिप्ट्स, प्राइमरी इंडेक्स। यहाँ पे जो b1.23 है, इसका मतलब है कि 1 की किसी के साथ भी यहाँ रिग्रेशन नहीं हो रही है, यानी कि ये एक ही जगह हमने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस ये जो स्टेप है b12.3 x2, इसका मतलब है कि आपके x1 की, ये जो लेफ़्ट साइड पे x1 है, इसकी रिग्रेशन हो रही है x2 के साथ, और यहाँ पे x3 फारिग है, मतलब उसका कोई काम नहीं है। सो ये देखें, 1 की रिग्रेशन हो रही है x2 के साथ और 3 फारिग है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। सो नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, x1 की रिग्रेशन हो रही है x3 के साथ और यहाँ पे 2 फारिग है, इसलिए b के साथ लिखा हुआ है 13.2। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब ये x2 लिखना सिखाया है कि ये x2 को कैसे लिखते हैं। जब x2 है तो हमारे पास a की जगह पे लिखा हुआ है 2.13, यानी कि 2 की सेकंड जो x2 है वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डॉट से पहले होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और जो डॉट के बाद होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर यहाँ देखें, x2 का किया है x3 के साथ, यानी कि 2 की 3 के साथ और डॉट 1, यानी कि इसमें 1 वेरिएबल फारिग है। फिर 2 किए है 1 के साथ, यानी कि 2 और 1 का रिलेशन है, उसकी रिग्रेशन चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 फारिग है, डॉट 3 अलग से लिखा है। सिमिलरली ये इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप x3 की एस्टिमेटेड लाइन लिखेंगे। सो यहाँ तक अभी मैं बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसको कहते हैं डेविएशन फॉर्म। दोबारा सुने, डेविएशन फॉर्म मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स, डेविएशन फॉर्म मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स। और ये कैसे करते हैं ये देखें आप। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो एस्टिमेटेड लाइन है आपके पास, ये हमारे पास कैसे बनी है और ये कैसे आती है।
सो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप ये लाइन देखो, x1 इक्वल टू b12.3 x2 प्लस b13.2 x3। ये मैंने अभी आपको बनाना सिखाई है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है। वो चीज़ नोट करने वाली ये है कि इसमें फ़र्स्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, यानी कि b1.23 नहीं है। वो कहाँ है? सो ये हमारे पास कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ कि डेविएशन फॉर्म कैसे बनती है। इसके लिए ये जो लाइन है आपके पास, यहीं पे कर लेते हैं। आप सबसे पहले क्या कर लेंगे कि ये जो आपकी लाइन है x1 आपकी लाइन थी ये b1.23 प्लस फिर आपके पास था b12.3 x2 प्लस b13.2 x3। और ये जो आपकी एस्टिमेटेड लाइन है, ये आप क्या करेंगे, आप इस पूरी लाइन का मीन ले लेंगे। इस पूरी लाइन का मीन ले लेंगे। जब इसका मीन लेंगे, ये इसको ऐसे ही लिखा, कांस्टेंट का मीन को आपको पता है कांस्टेंट ही होता है। इसका मीन लेंगे तो ऐसे लिखा 12.3 x बार 2 और आखिर में आएगा हमारे पास b13.2 x बार 3। मीन लेने के बाद इन दोनों लाइंस को हम माइनस कर देंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। इसको कहते हैं डेविएशन फॉर्म, यानी कि हम ओरिजिनल लाइन में से जो उसकी मीन निकाला है उस लाइन को माइनस करेंगे, तो इसको करेंगे डेविएशन फॉर्म। एक चीज़ आप नोट करें, जब मैं x1 में से x बार 1 माइनस करूँगी, यानी कि इन दोनों को, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x बार 1। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली आगे जब हम माइनस करूँ, ये सेकंड टर्म को माइनस करूँगी उसके मीन वाली टर्म में से, तो ये b12.3 कॉमन चला जाएगा और आ जाएगा x2 माइनस x बार 2। ओके, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे ये जो टर्म बनेगी पहली x1 माइनस x बार 1 और उधर से b12.3 कॉमन और बीच में आएगा x2 माइनस x बार 2, फिर b प्लस b13.2 कॉमन और आएगा x3 माइनस x बार 3। इसको कहते हैं डेविएशन फॉर्म। इस पूरे को x1 माइनस x बार 1 की जगह हम लिख लेते हैं स्मॉल x1, इस पूरे की जगह लिखते हैं स्मॉल x2 और इस पूरे की जगह लिखते हैं स्मॉल x3। अब आप अगर ये वाली इक्वेशन देखें तो इसको कहते हैं डेविएशन फॉर्म फ्रॉम द मीन, और ये इस तरह बनती है जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाई है। और इसके बाद इसी इक्वेशन को जब एक सारी इक्वेशन को एक साइड पे ले जाते हैं, यानी कि इस टर्म को उधर ले गए, इस टर्म को भी उधर ले गए, तो ये उधर जाके लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी। सो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और इस फॉर्म को कहते हैं रेजिड्यूल फॉर्म। इस फॉर्म को कहते हैं रेजिड्यूल फॉर्म। और ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है x1.23 की, यानी कि x1 यहाँ पे डिपेंडेंट था और 2, 3 यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे, और हम निकाल रहे थे x1 ऑन x2 एंड x3। और इसकी दो नॉर्मल इक्वेशंस कैसी होंगी? इस एस्टिमेटेड लाइन की, यानी कि इस एस्टिमेटेड लाइन की दो नॉर्मल इक्वेशंस ये होंगी। एक ये, जब आप पूरी लाइन को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगी, और जब पूरी लाइन को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एस्टिमेटेड लाइन को, तो वो हमारे पास वैल्यूज़, वो इक्वेशन 0 इक्वल टू होंगी 0। ठीक है, सो ये आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको सेंड कर रही हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिड्यूल्स।